आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कश्मीरी पंडित के एक्सोडस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण क्या थे जिससे कश्मीर पंडितों को रातों रात घर से भागना पड़ा, या यूं कहे उनको भगा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। सबसे पहले मैं आपको एक्सोडस शब्द का मतलब समझाना चाहूँगा। एक्सोडस का मतलब होता है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या या कि यूं कहे लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल मिथोलॉजिकल मीनिंग भी है। बाइबल में एक कहानी है, उसमें बताया गया है कि इजराइलीज जो थे वो पहले इजिप्ट के एम्पायर में गुलामी किया करते थे, फिर उसी में मोसेस नाम का व्यक्ति उनका लीडर बना। ऐसा माना जाता है कि उसने समुद्र को या रेड सी को कुछ टाइम के लिए अलग कर दिया गया था, सूखा रास्ता बना दिया था बीच में से, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जिससे लोग गुलामी से निकलकर दूर इजराइल की धरती पर जा सके। तब मोसेस ने एक्सोडस को लीड किया था। इससे दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि एक्सोडस का असली मतलब क्या होता है। कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस है ये हुआ था 1990 में। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, जनवरी के महीने में। कश्मीर में हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, यानी माइनॉरिटीज़ में थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो अल्पसंख्यक होने के कारण उनका शोषण होता था। चलिए अब आपको इस कहानी को संक्षेप में समझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें कश्मीर के पॉलिटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आखिर 1980 में पॉलिटिक्स सिनेरियो क्या थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1980 के इतिहास से। 1980 में कश्मीर के मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के टावरिंग फिगर माने जाते हैं। कश्मीर की आज़ादी में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज़ादी के समय शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उनका जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा हो गया और उनको कई सालों तक जेल में रखा गया। फिर वो बाहर आए, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी इन 1975। फिर से 77 का चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बने। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं शेख अब्दुल्ला कश्मीर के हिस्ट्री में, मोस्टली इन 1950 से 1980 तक। लेकिन 1980 आते तक शेख अब्दुल्ला को ऐसा लगने लगा कि उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ही इज़ लूजिंग पॉलिटिकल ग्राउंड। शेख अब्दुल्ला जो कि धर्मनिरपेक्षवादी थे, वो धीरे धीरे अपना धर्मनिरपेक्षता खो रहे थे। वो नेहरू के खिलाफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा बयान बोल रहे थे, हालांकि उनका कोई एक्शन नहीं था, वो सिर्फ बोल ही रहे थे। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर बनाए जाते हैं। फिर 1983 में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या यूं कहें फारूक अब्दुल्ला की, बहुत बड़ी जीत होती है। फिर आता है 1984। 1984 में देश में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला की सरकार। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इंदिरा गांधी जो है वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पसंद नहीं करती थी। तो कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर कू को अंजाम दिया। कू यानी तख्ता पलट कर दिया। इसमें गुलाम मोहम्मद शाह जो कि शेख अब्दुल्ला के दामाद थे और फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया और कांग्रेस के सपोर्ट से खुद की अपनी सरकार बना दी। गुलाम मोहम्मद शाह, जिनको गुल शाह के नाम से भी जाना जाता है, गुल शाह कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। परिवार और पार्टी को तोड़कर इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन इनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इनकी सरकार में अयोध्या में ताले खुलवाए गए और कई जगह पे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहां पर हिंदुओं पर अटैक होते हैं, मंदिरों को तोड़ा जाता है, लेकिन गुल शाह की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। हैरानी की बात यह है कि गुल शाह खुद इस्लामिक को बढ़ावा देते थे। अल्टीमेटली केंद्र में जो राजीव गांधी की सरकार थी वो गुल शाह की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर फाइनली 86 में राजीव गांधी ने ये डिसाइड किया गुल शाह की सरकार के साथ काम नहीं करेंगे और उनसे सपोर्ट खींच लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि फिर से फारूक अब्दुल्ला को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फ़ोटो है जिसमें फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी और ये है मुफ्ती मोहम्मद जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के हेड हैं। हालांकि इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की जय वीरू की जोड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि फारूक अब्दुल्ला ही अगले कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं। मार्च 86 में गुल शाह की सरकार गिरा दी जाती है क्योंकि कांग्रेस अपना सपोर्ट खींच लेती है
दिसंबर 86 में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के बीच एक समझौता होता है कि फारूक अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 3 महीने का ही था। उसके बाद फिर से इलेक्शन कराए गए थे और वो सिर्फ केयर टेकर सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। 87 में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन ने कश्मीर की पूरी हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल के रख देती है। मार्च 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी ओर एक संगठन बना जिसका नाम था MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इस संगठन में वो लोग थे जो सरकार से नाखुश थे और 86 के पहले की पॉलिसी से भी नाखुश थे। वो भारत सरकार के खिलाफ थे और इस तरह जितने लोग भी एक साथ थे वो सब एक संगठन में आ गए। दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। ऐसा माना जा रहा था कि MUF जीत जाती और सरकार बना लेती। और जब चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया तो MUF को सिर्फ 4 सीटें मिली। सबको लगा इसमें धांधली हुई है और फारूक अब्दुल्ला ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में भी स्वीकारा कि इसमें धांधली हुई थी। लेकिन चुनाव हो चुका था और सरकार बनी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इस चुनाव में धांधली हुई थी तो लोगों का गुस्सा बाहर आया। MUF के कुछ नेता देश विरोधी बन जाते हैं तो कुछ नेता बहुत बड़े आतंकवादी बन जाते हैं। 87 का चुनाव कश्मीर का टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण कश्मीर में इस्लामाइजेशन बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन बढ़ता देख पाकिस्तान और ISI दोनों ने मिलकर इस्लामाइजेशन को कश्मीर में खूब बढ़ावा दिया। पाकिस्तान और ISI ने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इनके हर नौजवान के हाथ में AK-47 जैसे गन दी जाने लगी और LOC के उस पार इनको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 88 और 89 में JKLF और जमात-ए-इस्लाम ये 2 संगठन थे जो भारत के साथ कश्मीर को नहीं चाहते थे। वो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो ऐसी उनकी मानसिकता थी। ये लोग वहाँ की जनता को भड़काना, वहाँ के सरकार पर और हिंदुओं पर छोटे छोटे हमला करना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे इनका हौसला इतना बढ़ गया कि ये लोग खुलेआम हाथ में बंदूक लेकर सड़कों पर और गलियों में घूमने लगे। इसी बीच MUF धमकी देने लगा। जो देश की बात करता था, भारत की बात करता था, जो लोग हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे, इसमें कश्मीरी पंडित को ज़्यादा टारगेट किया गया। उनको डराना, धमकाना, लूटपाट करना शुरू हो गया 1988 आते आते। धीरे धीरे ये लोग नारे लगाने लगे, हिजाब ए मुस्तफ़ा आएगा, इस्लाम होगा पूरे कश्मीर पर। ये सब 1988 में शुरू हो गया था। उसके बाद कुछ ऐसी हत्याएं हुई जिसने पूरे कश्मीर के हिंदुओं को पूरी तरह से डरा के रख दिया और ये हत्याएं दिन दहाड़े बीच रोड पर और खुले बाजार में हुई थी। 14 सितंबर 1989 में आतंकवादियों ने पंडित टीकालाल टपलू को श्रीनगर के शहर के बीचों बीच मार गिराया। टीकालाल टपलू एक एडवोकेट थे, सोशल वर्कर थे और नई नई पार्टी बनी थी BJP। वो उसके लोकल लीडर थे। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 1989 को पंडित नीलकंठ गंजू को मार गिराया। पंडित नीलकंठ गंजू जो हैं वो रिटायर्ड जज थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। एक रिटायर्ड जज को ऐसे सरेआम मारे जाने पर सारे पंडितों में डर सा फैल गया। ऐसा माना जाता है कि JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो फाउंडर थे मकबूल भाट, उनको उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी और उसको फांसी भी हुई थी। इसलिए आतंकवादियों ने नीलकंठ गंजू को टारगेट किया था, ऐसा उस वक्त कहा गया था। उसके बाद 27 दिसंबर 1989 को एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और वकील थे प्रेमनाथ भाट, उनको भी आतंकवादियों ने अनंतनाग में मार गिराया। उसके बाद दिसंबर 1989 को ऐसी घटना होती है जिससे आतंकवादियों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। हुआ ये था कि देश के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद शहीद, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया था आतंकवादियों ने श्रीनगर में और उनकी बेटी को छोड़ने के बदले उन्होंने 5 आतंकवादियों की रिहाई मांगा। उस वक्त की सरकार ने भी उन 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया और ये शायद सरकार की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इन 5 आतंकवादियों को छोड़ने के बाद उनके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रोज़ किसी न किसी को मार रहे थे और अब तो बिना किसी डर के आतंकवादी गलियों और सड़कों पर घूमने लगे। फिर बहुत दबाव आता है फारूक अब्दुल्ला पर और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और इधर कश्मीर पंडितों पर लूटपाट हो रहे थे। 4 जनवरी 1990 को उर्दू के न्यूज़पेपर पर एक खबर छपती है, कश्मीर छोड़ के चले जाओ पंडितों, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। कुछ इस तरह से खबरें छपती हैं और उसके बाद आतंकवादी मास्क पहनकर AK-47 लेकर पंडितों के घर जाने लगे। कुछ तो मार भी देते थे। कुछ आतंकवादी छोटे मोटे बम लेकर पंडितों के घर जाकर उनको डराने और धमकाने लगे। मस्जिदों से भड़काऊ भाषण होने लगे। खुले तौर पर कहा जाता था कि
कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ। 19 जनवरी 1990 की रात है, जो बहुत खतरनाक और दर्दनाक रात कही जाती है कश्मीरी पंडितों के लिए। इस रात को आतंकी रात भी कहा जाता है। 19 जनवरी की रात बीती, सुबह 20 जनवरी आया तो लाखों की संख्या में पंडितों ने अपना घर छोड़कर चले गए। किसी के हाथ में एक सूटकेस आया तो किसी के हाथ में 2 सूटकेस आया, तो कई परिवार खाली हाथ ही कश्मीर छोड़कर चले गए। कुछ लोगों को सामान भी नहीं ले जाने दिया गया और उनसे कहा गया कि यहाँ का कमाया हुआ यहीं रहेगा। फिर कश्मीरी पंडितों को अपना घर, ज़मीन और सारा सामान छोड़कर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा और यह सिलसिला 19 जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलता रहा।